नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं खटीमा, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। बंटी राणा यहाँ पर होगा तो बंटी राणा को हर बार कार्यक्रम में हम जो हमारा आदि संस्थान बन रहा है 4.5 करोड़ रुपए से, जनजाति का बड़ा संस्थान देहरादून में, और हर वर्ष जनजाति महोत्सव होता है और हम राज्य का भी महोत्सव करते हैं। दोनों महोत्सव में हम बंटी को और उनकी पूरी टीम को वहां बुलाते हैं। और बड़ा मुझे दुख भी हो रहा है, जब मैं बंटी का नाम ले रहा हूं तो बहन रिंकू का जो दुर्घटना हुई, और हर बार मैं इन दोनों लोगों को, इनकी पूरी टीम को वहां बुलाकर उन सरकारी कार्यक्रमों में इनका जो इनकी कला का प्रदर्शन है वहां पर होता था। और मैं कोशिश करता था, जब ये थारू होली जो है अपनी वहां पर करते थे, तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता था, मैं भी इनके साथ जो है थोड़ा वहां पर होली जो है इनके साथ करने लगता था। तो इस प्रकार का लगाव है और आज आप सबके बीच में सच में बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सबका जो प्रेम है, आशीर्वाद है, स्नेह है, और हम लोगों का कोई एक दिन का 2 दिन का संबंध नहीं है, ये संबंध हमारा वर्षों से है। शोभा जी बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुन रही हैं, समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? भाइयों बहनों, ये आज केवल एक औपचारिक संवाद का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हमारी सरकार और थारू समाज और हमारे बीच का एक विश्वास और विकास की साझेदारी को और अधिक मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और मैं तो आज यहाँ पर कोई अपनी बात बोलने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ आया था कि मैं आप सबकी बात सुनूं, आप सबसे आपके विचार लूं, आपके सुझाव लूं, और आपकी जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, मेरे से, उसको जानने के लिए, और जो और अच्छा क्या हो सकता है, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने यहाँ पर थारू समाज के लिए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और आप लोगों ने उसमें बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिए। मंजीत भाई ने धर्मांतरण की बात करी, किसी ने नशे की बात करी, किसी ने जो है परीक्षाओं को करने की बात करी, गोपाल राणा जी ने हमारे रोस्टर की बात करी। सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने खटीमा में न होकर कहीं बहुत बड़े बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में आया हूं, जहां इस प्रकार की बातें होती हैं। हमारा समाज बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, इसलिए खुलकर चर्चा करने के लिए मैं आया था, क्योंकि आपकी जो हर बात हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के अनुरूप हम योजनाओं को बनाने और उनको और प्रभावी तरीके से और अच्छे तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी जो थारू समाज की संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो केवल खटीमा ही नहीं बल्कि आप पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव का विषय है। और मुझे लगता है कि सभी जनजातियों में थारू समाज बहुत अधिकतम है, बहुत बड़ी संख्या है, और थारू समाज का प्रतिनिधित्व हर जगह होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, संस्कृति के स्तर पर, अन्य स्तरों पर हर जगह भागीदारी होनी चाहिए। पहले वहां हम लखनऊ में थे तब भी हम ये बात करते थे। मैं देखता था कि वहां बहुत सारी जगह के लोग जो है आते थे, निकलते थे, आईएएस में निकलते थे, पीसीएस में निकलते थे, वो चक्राता के भी होते थे, उसमें चमोली के भी होते थे, हमारे धारचूला मुंशियारी के भी होते थे। तब खटीमा वालों को मैं ढूंढता था कि हमारे यहाँ भी जब मैं पढ़ता था कि खटीमा में इतनी बड़ी संख्या में हमारा जनजाति समाज रहता है। खटीमा, नानकमता, सितारगंज, ये पूरा इलाका हमारा जनजाति बाहुल्य है, मैं कहता हूं। तो इस क्षेत्र के लोगों को भी आगे आना चाहिए, ये मेरी पहले से सोच रही है। और आपके बीच में मैं इतने सालों से रहा हूं, तो हमेशा आपका जो अपनापन है, स्नेह है, और आप सब लोगों ने, ठीक है, कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि हम उसमें चले जाते हैं, मैंने कभी भी उसको दिल से नहीं लगाया।
मैंने कभी ये नहीं सोचा। और मुझे अभी मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में वो मैदा मिल के पास से अर्चना टाकी से पहले जहाँ पर हमारा मुक्ति धाम है, वहाँ बहुत सारे लोग मिल गए, कह रहे थे कि अरे आपको खटीमा आना है, खटीमा आना है, खटीमा आना है, खटीमा आना है, यहीं आना है। तो मैंने कहा मैं खटीमा से गया कहाँ हूं एक दिन भी? आप बताओ गया कहाँ मैं खटीमा से? मैं तो खटीमा में ही हूं। हर हफ्ते 10 दिन में मैं खटीमा होता हूं। जितना मैं खटीमा के लोगों से मिलता हूं उतना पूरे प्रदेश में कहीं के लोगों से नहीं मिलता हूं। हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, हर हफ्ते में मेरा खटीमा का कार्यक्रम होता है और सबसे मिलता हूं जो भी आते हैं। यहां पर कैंप कार्यालय खुला हुआ है, कैंप कार्यालय लगातार जारी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए अगले 6 महीने तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम ESMA जो उत्तराखंड में लागू है के तहत यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कई कर्मचारी संगठन वेतन, पदोन्नति, सेवा शर्तों और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन और हड़ताल की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि हड़ताल से स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होगी। चारधाम यात्रा, मानसून और संभावित आपदा की स्थिति को देखते हुए सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है। आदेश का उल्लंघन करने पर एस्मा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए 6 महीने के लिए एस्मा लागू किए जाने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कुछ कर्मचारी संगठन हड़ताल और धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हैं, जिससे आम जनता के दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार सभी पक्षों की बात सुनने और संवाद के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, परिवहन जैसी आवश्यक सेवाएं किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि एस्मा लागू करने का उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि आम जनता को निर्बाध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में आवश्यक सेवाओं का सुचारू संचालन और जनहित की रक्षा करना है। देखिए, बहुत ही सराहनीय फैसला और ये पहली बार नहीं हुआ है कि एस्मा लागू किया गया। पहले भी चुनाव को नजदीक आते हुए, देखते हुए किसी भी प्रकार से जनता को कोई भी कार्य में बाधा ना आए, उसको लेकर एस्मा पहले भी लगाई गई है। और ये एस्मा लागू होने से ये भी फायदा होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी जो सरकारी उसकी गतिविधियां, जो उसका सरकारी काम काज है, उसको वो सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की हड़ताल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इससे जनता को जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो बाधित होती है, उनके कार्य जो रुक जाते हैं एस्मा लागू होने से। तो इन सब चीजों को लेकर एस्मा लागू की गई है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर सरकारी कर्मचारी को है तो वो सरकार से बात करे, न कि किसी भी प्रकार का धरना और प्रदर्शन करे। इन सब चीजों को देखते हुए, देवतुल्य जनता को मद्देनजर रखते हुए कि उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, एस्मा उत्तराखंड में लागू की गई। उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में उद्यान विभाग ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP और सशस्त्र सीमा बल SSB के साथ एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत प्रदेश के किसानों से सीधे फल और सब्जियां खरीदकर ITBP और SSB को उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका कम होगी, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और सीमा पर तैनात जवानों को ताजे एवं ऑर्गेनिक फल सब्जियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों के लिए स्थायी बाजार विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। ये पहल किसानों और सुरक्षा बलों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी। एक किसानों की इनकम बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और मैं ITBP के अधिकारियों को भी, जिन्होंने हमारे साथ MOU किया, जहां इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी, हमारे
रक्षा करने वाले जवानों का भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा, क्योंकि ताजी सब्जियां उनको उपलब्ध होगी। और इसके लिए अपने विभाग के अधिकारी को भी मैं शाबाशी देता हूँ। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। Eleven schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां संसद परिसर में विपक्ष द्वारा कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर किए गए प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत विपक्षी नेताओं के भगवा वस्त्र और साधु संतों के वेश में प्रदर्शन करने पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इसे सनातन धर्म और भगवा परंपरा का अपमान बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर धार्मिक प्रतीकों और संतों के स्वरूप का इस्तेमाल करना करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करता है। नरेश बंसल ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें साहस है तो किसी अन्य धर्म के प्रतीकों का उपयोग कर इस प्रकार का प्रदर्शन करके दिखाएं। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि विपक्ष इस प्रदर्शन को सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध बता रहा है। संसद परिसर और मकर द्वार को जिस प्रकार से विपक्ष ने घिनौनी हरकतें करने का एक अड्डा बना लिया है, खास तौर से जो कल घटना हुई है, श्रीमान पप्पू यादव जी ने जो वहां ड्रामा किया है, उससे देश भर के सनातन प्रेमियों में आक्रोश है। सनातन का ये अपमान है। जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है, वो कहना क्या चाहते हैं, लोग ये देखना चाहते हैं, क्योंकि चंदा जो चढ़ाने जाता है वो बड़ी श्रद्धा के साथ जूते उतार कर जाता है, और वहां जो चंदा दे रहे थे वो जूते पहने हुए दे रहे थे। तो ये किस प्रकार की वो श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। और जो चोरी कर रहे थे वो जिस तरह से भगवा वस्त्र पहन करके कर रहे थे, ये साधु संतों का भी अपमान है। अगर उनमें हिम्मत है तो दूसरे धर्मों के भी इस तरह से जो प्रमुख है उनके वस्त्र पहन करके प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम से मुलाकात की। इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया में भेजे गए नोटिस में विसंगतियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से विस्तार रूप से चर्चा हुई। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि प्रदेश में हो रही एसआईआर प्रक्रिया में जो भी विसंगतियां हैं या जो भी नोटिस आ रही है उसको चुनाव आयोग गहनता से जांच करे। मैपिंग की जो प्रक्रिया चल रही है उसको सुचारू रूप से मैपिंग की जाए, ताकि कोई भी मतदाता अपने मतों से वंचित ना रह सके। हम कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल लेकर के जो है चुनाव आयुक्त गए थे। चुनाव आयोग से हमने जो एसआईआर में कमियां थी उसको उनका ध्यान दिलाने का काम किया। जब प्रथम चरण का जो एसआईआर था वो प्रारंभ हुआ तो उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी। पहली विसंगति तो ये थी कि मैपिंग जो है नहीं हो पाई। मेरे यहाँ दो उदाहरण ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे यहाँ, लेकिन दो का मैं जिक्र करता हूँ, फनार और कबो। वहां पर जो मैपिंग की गई, एक जगह 2 आदमियों की गई, एक जगह 18 आदमियों की गई, बाकी लोगों की मैपिंग नहीं की गई। और गांव में अगर इस तरीके का कृत्य बीएलओ द्वारा किया गया है तो ये बहुत गंभीर विषय है। और उसके बाद जब ये चुनाव निर्वाचन आयोग के पास फर्स्ट फेज की जो वो थी एसआईआर, उनके पास है, उन्हें उत्तराखंड में सक्रिय मानसून एक बार फिर सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है। लगातार हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में जलभराव और
सड़कों पर गड्ढों की समस्या बढ़ गई है। हाल ही में देहरादून के प्रेमनगर में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने नए पुल पर भारी बारिश के बाद गड्ढे बनने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि हर वर्ष बारिश में ऐसी स्थिति सामने आती है, लेकिन जिम्मेदारों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। वहीं बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार के अनुसार पुल निर्माण मामले की जांच जारी है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हुआ और क्षतिग्रस्त होने के बाद 16 करोड़ की लागत से पुल और जो सड़क है उसका निर्माण किया गया है। लेकिन 16 करोड़ व्यय करने के बाद भी वो मात्र 16 दिनों में जो है सड़क टूट गई है। भाई इसकी जवाबदेही किसकी है? पहले तो मैं समझता था कि सरकार संवेदनशील होगी, तो जिस ठेकेदार ने निर्माण कार्य को अंजाम देने का काम किया उसको ब्लैकलिस्ट करते, अधिकारियों को निलंबित करते, उसके बाद जांच होती, जो तथ्य आते उसको अनुसार आगे कार्रवाई करते। लेकिन सरकार तो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जीरो टॉलरेंस की नीति पे जिस प्रकार से धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है और अभी हमने देखा भी होगा कि विगत समय में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खिलाई गई है और उन्हें सस्पेंड किया गया है। उसी क्रम में धामी जी ने स्पष्ट तौर पर पहले ही कह दिया कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको निश्चित रूप से उसका दंड दिया जाएगा। तो इस पर जांच बैठी है, जांच के दौरान जो जो चीजें निकल कर आएंगी उसके तहत इस पर भी उसी प्रकार की कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। कुछ दिन पहले आईडीपीएल क्षेत्र में सांड से टकराकर स्कूटी सवार की हुई मौत के बाद राज्य मंत्री सुरेंद्र मोघा हरकत में आए हैं। उन्होंने आवारा पशुओं की वजह से हो रही मौतों के सिलसिले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जल्द ही समस्या का समाधान करने का दावा फिर से किया है। इस संबंध में आज उन्होंने हरिद्वार रोड स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि निराश्रित गोवंश को ठिकाने दिलाने के लिए रायवाला में 1 हेक्टेयर जमीन नगर निगम को मिल चुकी है। निगम ने जमीन पर गौशाला के निर्माण के लिए 4 करोड़ 41 लाख की डीपीआर तैयार कर पशु कल्याण बोर्ड को भी भेजी है। बोर्ड आगामी 3 अगस्त को यह प्रस्ताव शासन को भेजेगा। अगले 1 सप्ताह में प्रथम किश्त के रूप में 1 करोड़ 80 लाख स्वीकृत करने का प्रस्ताव है, जो स्वीकृति के बाद लगभग 15 दिनों में नगर निगम को मिल जाएगा। इस फंड का आवंटन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से होगा। रायवाला में जो गौशाला बनेगी उसमें 2000 गोवंश को आसानी से रखा जा सकेगा। इस गौशाला का निर्माण जल्द से जल्द हो, इसके प्रयास तेजी से होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे गौ पालकों पर भी एक्शन लिया जाएगा जो इन निराश्रित गोवंशों को सड़कों पर छोड़ने के जिम्मेदार हैं। इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। नगर निगम ऋषिकेश द्वारा 4 करोड़ 41 लाख रुपए की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी थी। वह शासन से पशु कल्याण बोर्ड आई, तो पशु कल्याण बोर्ड ने 3 बिंदुओं पर नगर निगम से जवाब मांगा था। नगर निगम द्वारा तीनों बिंदुओं पर अपना जवाब दे दिया गया है और अब हमारे सीबीओ देहरादून द्वारा फाइल को कंप्लीट करके पशु कल्याण बोर्ड को सौंप दिया गया है। तो आज हम उस फाइल को कंप्लीट कर रहे हैं और आज मीटिंग है हमारी। मीटिंग के बाद हम उसको शासन को, मुझे लगता है सोमवार तक हम शासन को भेजेंगे। विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज मानेला में सेवा समर्पण और सुशासन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि शिविरों का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं, बल्कि अधिकाधिक मामलों का मौके पर समाधान कर लोगों को राहत पहुंचाना है। शिविर में विधायक महेश जीना ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। ज्वालापुर क्षेत्र में जटवाड़ा पुल के पास नहर में नहाने के दौरान 4 नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस, जल पुलिस और राहत की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर चारों के शव बाहर निकाले गए। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक चंडीगढ़ से गंगाजल लेने आए कांवड़ियों के दल में शामिल थे और उनकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच थी। एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। इसके बावजूद युवक निर्धारित घाट छोड़कर नहर में नहाने चले गए, जहां गहरे पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। देखिए, आज कांवड़ यात्रा के दौरान एक अत्यंत दुखद घटना हुई है। जो जटवाड़ा पुल से टुवर्ड्स जो कलियर हमारी नहर जाते हैं, वहाँ पे एक अत्यंत गहरा पानी था। कांवड़ियों का एक ग्रुप जो कि चंडीगढ़ से आए हुए थे, उसमें से 4 लड़के वहाँ पे उतर गए, जबकि वहाँ पे गार्ड भी नहीं था। चेतावनी बोर्ड लगाए थे। काफी गहरा पानी था, कीचड़ युक्त नीचे का तल होने के कारण वो उसमें फंस गए। महिला अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस ने दहेज हत्या के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि पौड़ी निवासी सीमा कंडारी ने 29 जुलाई को डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि उनकी पुत्री सृष्टि कंडारी को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और ससुराल पक्ष ने उसकी हत्या कर दी है। सीओ वंदना शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई और पुलिस को मृतका की मां से एक वीडियो साक्ष्य के रूप में भी मिला है। महिला की जो शिक्षिका थी और अपने पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान होकर उसके द्वारा एक आत्मघाती कदम उठाया गया था और इसका वीडियो उसने एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी किया था। उसको लेके तरह तरह के समस्त देश से प्रतिक्रियाएं भी आई थी और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में काफ़ी लोगों का इस पर रिएक्शन था। इस मामले की गंभीरता को तत्काल देखते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत करते। और आपको बता दें कि डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बड़ी बैठक की है। डीएम ने बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने की बैठक। जिला चिकित्सालय कोरोनेशन के चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक। अस्पताल की आय और व्यय की समीक्षा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर हुई विस्तृत चर्चा। चिकित्सालय की विभिन्न आवश्यकताओं से जुड़े 38 प्रस्तावों पर हुआ विचार विमर्श। डीएम ने जिला चिकित्सालय के घटते राजस्व पर की चिंता व्यक्त। डीएम के संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश। जिला चिकित्सालय के घटते राजस्व के कार्डों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट करे प्रस्तुत। वर्षवार बजट का पूर्ण विश्लेषण और प्रस्तावित बजट व्यय का औचित्य भी करे प्रस्तुत। लावारिस मरीजों के उपचार के बाद रैन बसेरे में रखें। प्रत्येक प्रस्ताव का क्रियान्वयन निर्धारित वित्तीय नियमों और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो। प्रत्येक कार्य की करे नियमित मॉनिटरिंग। जिला चिकित्सालय आमजन से सीधे जुड़ा संस्थान। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान। मरीजों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं कराएं उपलब्ध। अवैध निर्माणों पर एसडीएम के सख्त तेवर देखने को मिले हैं। आपको बताते चले कि अवैध निर्माणों को लेकर के एसडीएम पूरी तरीके से सख्त नजर आई है। अवैध निर्माणों पर एसडीएम कुमकुम जोशी के सख्त तेवर। प्रत्येक गुरुवार को एमडीडीए कार्यालय में वादों की करती है सुनवाई के दौरान अवैध निर्माणों पर पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर करती है कड़ी कार्रवाई। एसडीएम कुमकुम जोशी के आदेश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। गुमानीवाला क्षेत्र में भावेश जोशी के अवैध बहुमंजिला निर्माण को किया सील। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व एमडीडीए की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। एसडीएम कुमकुम जोशी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर।